अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन। ठीक है जी। अच्छा, तो हम क्या कर रहे थे जी, हम सेकेंड ईयर क्लास का जो चैप्टर नंबर 15 है होम्योस्टेसिस वाला, उसको डिस्कस कर रहे थे। और होम्योस्टेसिस के अंदर हम मेन तीन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एक हम उसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस करते हैं, दूसरा हम उसके अंदर एक्सक्रीशन को डिस्कस करते हैं, और तीसरा हम उसके अंदर थर्मो रेगुलेशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो हमने ऑस्मो रेगुलेशन को भी डिस्कस कर लिया था, और हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट और एनिमल दोनों में डिस्कस की थी। उसके बाद हमने एक्सक्रीशन को भी डिस्कस कर लिया है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी डिस्कस कर लिया है, प्लांट में भी एक्सक्रीशन को डिस्कस कर किया था। और उसके बाद हमने एनिमल के अंदर भी एक्सक्रीशन को डिस्कस किया है, और हमने ह्यूमन के अंदर भी एक्सक्रीशन को डिस्कस किया है। ठीक है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट कौन से होते हैं, एक्सक्रीशन कैसे होती है, सारा मेकनिज़म जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना। तो इन दोनों में यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन वाले में से कोई टॉपिक भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही, तो आप मेरे चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू के विज़िट करें, और वहाँ पे आप वो वीडियो निकाल करके अच्छे से वो टॉपिक समझ सकते हैं। तो उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है थर्मो रेगुलेशन। ठीक है जी। तो आज हमने थर्मो रेगुलेशन को डिस्कस करना है, और थर्मो रेगुलेशन हम पहले प्लांट में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल डिस्कस करेंगे। तो थर्मो रेगुलेशन है क्या? थर्मो रेगुलेशन है जी मेंटेनेंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर with in a tolerable range called thermoregulation। ठीक है जी। होता क्या है जी कि थर्मोरेगुलेशन के अंदर, थर्मोरेगुलेशन में जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है, यानी अंदरूनी जो टेम्परेचर होता है, बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है, उसको मेंटेन किया जाता है, उसको बरकरार रखा जाता है, उसको कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है ना, मुस्तकिल रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है। अगर कभी ज़्यादा हो जाए तो उसको कम किया जाता है, कम हो जाए तो ज़्यादा किया जाता है, यानी कि एक टॉलरेबल रेंज, ऐसी रेंज टेम्परेचर की जिस पर उस ऑर्गेनिज़म की बॉडी सही से वर्क करती है। तो उस रेंज तक उस टेम्परेचर को हमेशा क्या किया जाता है जी, हमेशा उसको कांस्टेंट या मेंटेन किया जाता है। ठीक है, जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर, अंदरूनी टेम्परेचर को मेंटेन करना है विद इन अ टॉलरेबल रेंज। तो एक टॉलरेबल रेंज तक, टॉलरेबल रेंज यानी कि ऐसी उसकी टेम्परेचर की रेंज जो काबिल बर्दाश्त हो, और उस रेंज पर उसकी बॉडी जो है वो सही से वर्क कर सके, कॉल थर्मो रेगुलेशन। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ ये डेफिनेशन। जिस तरह ह्यूमन जो है, उनका जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 के। ठीक है जी। तो अब ये जो 37 है, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर जो ह्यूमन बॉडी है वो सही से वर्क कर रही होती है। ठीक है जी, टॉलरेबल रेंज का टेम्परेचर है। तो अब इसको मेंटेन क्या है जी, रखा जाना जो है, मेंटेन हमारी बॉडी के अंदर इसको रखा जाता है। तो ये जो मेंटेन रखा जाना है, इसको हम क्या कहते हैं? थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। कैसे मेंटेन रखा जाता है ये डिटेल में हम बाद में प्रोसेस में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो अब ये डेफिनेशन समझ आ गई। इसके बाद हम अब ये देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर थर्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है, कि पौधे अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन रखते हैं। तो उनके पास कुछ मैकेनिज़्म होते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। तो टॉपिक का नेम जो है वो है अडाप्टेशन।
इन प्लांट्स एट लो एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है जी, अडाप्टेशन इन प्लांट्स एट लो एंड हाई टेम्परेचर। अच्छा जी, तो समझना है इस टॉपिक के नेम को पहले समझ ले कि प्लांट्स जो होंगे उन्होंने क्या करना होगा, उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रखना है मेंटेन। ठीक है ना जी। अब मेंटेन क्या है, उनके पास एक स्पेसिफिक लेवल का टेम्परेचर होना चाहिए जिस पर उनकी बॉडी सही से फंक्शन कर सके। ठीक है ना, बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं वो परफॉर्म हो सके। तो अब होगा क्या, कभी कभार ये होता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर जो होता है, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है। क्या होता है जी, लो हो जाता है, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है जी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है जी। तो अब अगर टेम्परेचर लो हो जाए या हाई हो जाए तो उस वक्त प्लांट क्या करेंगे। ठीक है ना, प्लांट्स अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन रखेंगे, या एक्सटर्नल का कह लें या उसके इंटरनल का टेम्परेचर अगर लो या हाई हो जाए तो वो किस तरह अपने टेम्परेचर को अपने एक स्पेसिफिक या टॉलरेबल रेंज तक ले आएंगे। ठीक है ना जी, अपने आप की अपने बॉडी के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करेंगे। अच्छा जी, अगर तो टेम्परेचर हो जाए हाई तो तब क्या होगा, पहले हम हाई की कंडीशन को पढ़ रहे हैं। इन हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। अच्छा, जब टेम्परेचर जो होता है इन्वायरमेंट में बढ़ जाता है तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त प्लांट्स को नुकसान होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ चुका है, ज़ाहिर सी बात है, तो उनके बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, या उन्होंने जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट क्या होगा, प्लांट्स पर होगा। तो वो कैसे होगा, और वो अपने आप को उस टेम्परेचर से कैसे बचा लेंगे, और अपने आप के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन रखेंगे, अपने बॉडी के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन रखेंगे, ये अब हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी बच्चों, होगा ऐसे कि जब टेम्परेचर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का हाई हो जाता है तो उस वक्त प्लांट्स को नुकसान ये होता है कि प्लांट्स के अंदर इंजाइम होते हैं। ठीक है जी, प्लांट्स के सेल के अंदर क्या होते हैं जी, इंजाइम होते हैं। और वो इंजाइम क्या करवा रहे होते हैं, वो इंजाइम करवा रहे होते हैं जी मेटाबॉलिज्म। प्लांट्स के अंदर क्या करवा रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म। मगर जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त इंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। इंजाइम क्या होते हैं जी, डीनेचर हो जाते हैं, यानी कि इंजाइम की क्या होती है जी, दूसरे अल्फाज में कह लें तो ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है जी, ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, तो जब इंजाइम ही टूट जाएंगे, जो इंजाइम मेटाबॉलिज्म करवा रहे हैं, और किस वजह से टूटेंगे, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जो है वो हाई हो चुका है। ठीक है जी, तो हाई टेम्परेचर पर इंजाइम हमेशा क्या होते हैं जी, डी नेचर हो जाते हैं। जो मोस्टली इंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन जो होती है वो डी नेचर हो जाती है। तो जब इंजाइम डी नेचर हो जाएंगे तो जो मेटाबॉलिज्म होनी है वो मेटाबॉलिज्म हो नहीं पाएगी। मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगी तो प्लांट्स को जो है उनकी नीड की जो ज़रूरत की जो एनर्जी होगी वो नहीं मिल पाएगी। ठीक है ना, प्लांट का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, तो इससे प्लांट्स को नुकसान पहुंचेगा, प्लांट्स को हार्म होगा, और प्लांट किल भी हो सकता है, ख़त्म भी हो सकता है। ठीक है जी, तो ये नुकसान है हाई टेम्परेचर का। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं थर्मो रेगुलेशन को। तो हमने अब ये तो जान लिया कि टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो प्लांट्स को ये नुकसान होता है। अब हमने ये इसका तोड़ भी निकालना है, यानी कि प्लांट्स के पास कोई ऐसा मेकनिज़म भी होना चाहिए जो उनको इस काबिल बनाए कि वो टेम्परेचर अगर उनके माहौल का हाई हो गया है तो वो उसमें भी सर्वाइव कर सकें। तो अल्लाह ताला ने उनके अंदर मेकनिज़म, उनके अंदर अडाप्टेशन रखी हुई हैं। तो उस वक्त जब टेम्परेचर इन्वायरमेंट का हाई हो जाता है, उनकी इंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाती है, तो अपनी इंजाइम को महफूज रखने के लिए क्या करते हैं जी, प्लांट्स करते हैं एवेपोरेट। एवेपोरेट, एवेपोरेट क्या है जी,
रिमूवल ऑफ वाटर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है। तो उससे होता क्या है, जब पानी के बुखारात उनके लीव से निकल रहे होते हैं तो उस वक्त क्या होता है जी, उस वक्त एक कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता है प्लांट को। जिस तरह ह्यूमन की बॉडी के अंदर गर्मियों के मौसम में अगर स्वेटिंग हो, पसीना खारिज हो, तो बॉडी थोड़ी सी कूल डाउन हो जाती है। तो इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी जब उनसे एवेपोरेशन हो रही होती है, लीव से पानी बुखारात की शक्ल में ऊपर उड़ रहा होता है, तो उस वक्त प्लांट की बॉडी को क्या मिलता है जी, एक कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता है। ठीक है ना। और उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो हाई हुआ होता है वो थोड़ा लो हो जाता है। तो उससे उनकी जो इंजाइम डिनेचर हो रहे होते हैं वो डिनेचरेंस नेचर नहीं होते। ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है जी, जब इंजाइम डिनेचर नहीं होते तो वो मेटाबॉलिज्म करवाते हैं और प्लांट अपनी बॉडी का जो भी फंक्शन है वो सही से परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये है जी कि अगर टेम्परेचर हाई हो जाए तो प्लांट्स को क्या नुकसान होगा और वो किस तरह अपने आप को मैनेज करते हैं, उनके पास कौन सी अडाप्टेशन, कौन से मैकेनिज़्म होते हैं कि उस हाई टेम्परेचर में अपने आप को महफूज रख लें। ठीक है जी। अच्छा जी। उसके बाद क्या होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भी इलाके हैं दुनिया में कि जहाँ पे टेम्परेचर हमेशा ही बहुत ज़्यादा हाई रहता है और उन इलाकों को हम कहते हैं टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन, वहाँ पे हमेशा ही टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। ठीक है जी। मोस्टली हमेशा 40 सेल्सियस स्केल से भी ऊपर रहता है। ठीक है जी। तो वो प्लांट हमेशा एवेपोरेट नहीं कर पाते, एवेपोरेट नहीं कर पाते। अगर वो एवेपोरेट करते रहें तो उनके अंदर, बॉडी के अंदर, जो प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो वाटर है, वाटर लॉस हो जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा, वाटर की कमी हो जाएगी। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, हमेशा जो है वो ये मैकेनिज़्म एवेपोरेशन वाला नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो उनके स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटा से ही एवेपोरेशन होनी होती है, तो स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो एवेपोरेशन नहीं हो पाती। ठीक है जी। तो अब उनके पास कोई मैकेनिज़्म तो होना चाहिए कि जिससे वो इस हाई टेम्परेचर से अपने आप को महफूज कर लें। यानी कि हाई टेम्परेचर होगा तो उनको ज़रूरत होगी कि अपने बॉडी का टेम्परेचर लो लें। तो वो क्या करते हैं जी, वो ये करते हैं कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए, बॉडी को कूल डाउन करने के लिए, वो अपने उनकी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन बनती है और उस प्रोटीन का नाम है हीट शॉक प्रोटीन। ठीक है जी। ये प्रोटीन क्या करती है, ये प्रोटीन उन प्लांट्स के अंदर वो जो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की वजह से इंजाइम डीनेचर हो रहे होते हैं, इंजाइम डीनेचर हो रहे होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है। उनको क्या करती है जी, प्रोटेक्ट करती है डीनेचरेशन से। तो वो इंजाइम डीनेचर नहीं हो पाते। ठीक है ना। और इंजाइम डीनेचर नहीं हो पाते तो वो सही से मेटाबॉलिज्म करवा लेते हैं और इस वजह से क्या होता है, वो प्लांट्स सेफ रहता है। ठीक है जी। तो ये है जी, हाई टेम्परेचर में प्लांट्स के पास कौन कौन सी अडाप्टेशन होती हैं अपने टेम्परेचर को टॉलरेबल रेंज तक मेंटेन रखने के लिए। ठीक है जी। एक तो क्या होता है, मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ कि प्लांट्स में अगर टेम्परेचर हाई हो जाए तो उनके एंजाइम डीनेचर होने शुरू हो जाते हैं और उससे उनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। ठीक है ना। तो इससे सेल को हार्म होता है या वो किल भी हो सकता है। तो उस वक्त प्लांट क्या करते हैं, उस वक्त प्लांट के अंदर से एवेपोरेशन होती है, लीव से वाटर लीव सरफेस से वाटर जो होता है वो बुखारात की शक्ल में निकलना शुरू हो जाता है। इससे प्लांट को कूलिंग इफेक्ट मिलता है और एंजाइम जो होते हैं वो डीनेचर होने से बच जाते हैं। दूसरा, वो इलाके जहाँ पे हमेशा ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, 40 सेल्सियस स्केल से ऊपर ही रहता है, तो वो हमेशा एवेपोरेट नहीं करवा सकते। अगर वो एवेपोरेट करवाते रहेंगे तो उनमें वाटर लॉस हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी प्लांट की बॉडी के अंदर। तो उस वक्त उनके स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, जो एवेपोरेशन नहीं करवा पाते। तो फिर उनको क्या करना होगा, फिर उनको कोई ऐसा और मैकेनिज़्म लाना होगा कि जिससे वो एवेपोरेशन के ज़रिए नहीं बल्कि किसी और मैकेनिज़्म के ज़रिए अपने टेम्परेचर को कंट्रोल रखें। तो उस वक्त वो अपनी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन बनाते हैं, हीट शॉक प्रोटीन। तो ये ऐसी प्रोटीन है जिस पर हीट का कोई असर नहीं होता
और वो इंजाइम जिन्होंने मेटाबॉलिज्म के लिए काम करना होता है उनको भी प्रोटेक्ट करती है। ठीक है जी। तो इससे वो इंजाइम प्रोटेक्ट हो जाते हैं और वो मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, तो प्लांट का फंक्शन सही से परफॉर्म हो रहा होता है। तो हाई टेम्परेचर पे भी प्लांट इस तरह की अडाप्टेशन लाकर अपने आप को मेंटेन रखते हैं, अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि लो टेम्परेचर पर प्लांट्स क्या करते हैं, कैसे अपने अंदर अडाप्टेशन लाते हैं। अच्छा जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि लो टेम्परेचर पर प्लांट जो हैं वो किस तरह से अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करते हैं, उनके पास कौन से मैकेनिज़्म, कौन सी अडाप्टेशन होती हैं। अच्छा, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लो टेम्परेचर पर होता क्या है प्लांट्स के साथ। लो टेम्परेचर के प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के अंदर क्या होती है जी, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में हमने चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर के चैप्टर में, कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाई लेयर की बनी होती है, लिपिड बाई लेयर, और उनके दरमियान में प्रोटीन होती है, लेकिन हमारा मेन फोकस लिपिड बाई लेयर पर है। और लिपिड किसके बने होते हैं जी, लिपिड बने होते हैं जी फैटी एसिड, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के। ठीक है। तो अब देखें, जब टेम्परेचर लो हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, तो तब प्लांट्स की ये जो लिपिड है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इस लिपिड के बन जाते हैं जी क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और जब क्रिस्टल बन जाएंगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर, लिपिड के क्रिस्टल बन जाएंगे, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्रिस्टल बन गए, तो सेल मेम्ब्रेन की जो सेमी परमिएबल कैपेसिटी थी, सेमी परमिएबल कैपेसिटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि अब जो मेम्ब्रेन होगी वो अपने अंदर से चीज़ें उसके अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जा सकती। ठीक है ना। मटेरियल की मूवमेंट जो है वो नहीं हो पाएगी सही से। क्यों? क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड के क्रिस्टल बन चुके हैं। उसमें जो उसकी क्रिस्टल बनने से होता क्या है जी, मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है, फ्लूइडिटी या कह लें उसकी जो इलास्टिसिटी है, जो लचक है, वो कम हो चुकी है। ठीक है। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रही नहीं है, तो इस वजह से वो मटेरियल जो हैं सेल से अंदर और बाहर उनकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं पाएगी, तो इससे प्लांट्स को नुकसान होता है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए प्लांट्स अपने पास कौन सा मैकेनिज़्म लाते हैं, क्या अडाप्टेशन करते हैं, तो वो करते इस तरह से हैं कि लिपिड जो होते हैं वो उसके लिपिड किसके बने होते हैं जी, फैटी एसिड के। अब फैटी एसिड जो होते हैं, फैटी एसिड की जो टाइप्स हैं, फैटी एसिड होते हैं दो तरह के। ठीक है, एक सैचुरेटेड और दूसरे अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है जी। सैचुरेटेड जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। ठीक है जी। और ये रूम टेम्परेचर पर भी क्या रहते हैं जी, लिक्विड रहते हैं। तो टेम्परेचर लो भी हो तो ये क्या रहते हैं जी, लिक्विड रहते हैं। और जब सॉलिड होते हैं तो तभी तो क्रिस्टल बनते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, जो उनके सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड के अंदर जो फैटी एसिड सैचुरेटेड फॉर्म में होते हैं वही क्रिस्टल बनते हैं। तो प्लांट्स उन सैचुरेटेड फैटी एसिड को चेंज कर देते हैं इनटू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इससे क्या होगा कि अगर टेम्परेचर लो भी होगा तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के पास क्रिस्टल बनने की कैपेसिटी नहीं होती, वो नहीं बन पाते, वो हमेशा लिक्विड में रहते हैं। ठीक है। तो अब प्लांट को फ़ायदा हो गया ना, क्योंकि क्रिस्टल बन रहे हैं तो तभी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब फैटी एसिड ही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे तो वो कभी क्रिस्टल नहीं बनेंगे। लेकिन इस मैकेनिज़्म के लिए टाइम रिक्वायर होता है। यानी कि प्लांट्स जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में लाने के लिए उनके पास टाइम की ज़रूरत होती है, टाइम लगता है। तो अब कभी ऐसा हो कि टेम्परेचर सडनली फॉल हो जाए, अचानक टेम्परेचर जो है उसमें कमी हो जाए, तो उससे क्या होगा, उससे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा हार्म होगा, नुकसान होगा। हाँ, अगर ग्रेजुअल चेंज हो, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो, एक तरतीब से चेंज हो, तो फिर जो है प्लांट्स को
समझ आ जाती है कि टेम्परेचर जो है वो लो हो रहा है, तो तब वो अपने सैचुरेटेड फैटी एसिड को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर टेम्परेचर लो भी हो जाए तो उनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड के क्रिस्टल नहीं बनते, और प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर पाते हैं। अच्छा, ये तो है। अच्छा, एक और चीज़ है, ये लो टेम्परेचर है, और एक टेम्परेचर, लो टेम्परेचर में एक कैटेगरी हम ये डिस्कस करते हैं कि जो है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर भी कभी कभार लो हो जाता है कि वो चीज़ों को फ्रीज़ कर देता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो उस वक्त प्लांट के पास कौन सी अडाप्टेशन होनी चाहिए अपने आप को सेफ़ रखने की, अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखने की? तो उस वक्त क्या होता है जी, फ्रीजिंग टेम्परेचर में प्लांट्स के सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म। और जब टेम्परेचर इतना इन्वायरमेंट का लो हो जाए कि वो फ्रीजिंग टेम्परेचर कहलाए, चीज़ों को फ्रीज़ कर रहा हो, तो उस वक्त उनके साइटोप्लाज्म भी फ्रीजिंग हो जाएगी, उसके साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, और उन साइटोप्लाज्म में बन जाएंगी आइस क्रिस्टल। आइस क्रिस्टल, बर्फ़ की तरह के क्रिस्टल बन जाएंगे, आइस क्रिस्टल बन जाएंगे। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आइस क्रिस्टल बन जाएंगे तो आइस क्रिस्टल बनने से जो सेल होगा, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म, उसमें आइस क्रिस्टल बन जाएंगे। तो वो आइस क्रिस्टल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या कर देंगे, उसमें पोर कर देंगे, सुराख कर देंगे बहुत बड़े, उसको डीनेचर कर देंगे, तोड़ देंगे। तो इससे प्लांट्स को क्या होगा, हार्म होगा, नुकसान होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इस कंडीशन से बचने के लिए प्लांट्स करते क्या हैं? इस कंडीशन से बचने के लिए प्लांट्स ये करते हैं कि प्लांट्स के साइटोप्लाज्म, जिनके अंदर फ्रीजन टेम्परेचर की वजह से आइस क्रिस्टल बन रहे हैं, मगर वो आइस क्रिस्टल उस वक्त नहीं बनेंगे जब साइटोप्लाज्म के अंदर सोल्यूट की मिकदार को बढ़ा दिया जाएगा। पहले क्या होती है जी, सोल्यूट की मिकदार कम होती है, तो प्लांट्स उसके अंदर सोल्यूट की मिकदार, ठीक है जी, सोल्यूट लाइक नमकियात या कुछ और चीज़ें, तो उनको क्या करते हैं जी, उनको बढ़ा देते हैं, सल्यूट को इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे ही सल्यूट को इंक्रीज़ किया जाता है तो उस वक्त साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर आइस क्रिस्टल नहीं बनते, आइस क्रिस्टल नहीं बनते। ठीक है जी। तो इस वक्त ऐसे ऐसे करके जो है, ऐसी अडाप्टेशन, जो मैकेनिज़्म ला करके प्लांट्स अपने आप को क्या करते हैं, सेफ़ रखते हैं। ठीक है। अच्छा, एक तो हमने ये डिस्कस किया कि आइस क्रिस्टल बन जाते हैं सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, और आइस क्रिस्टल सेल के, प्लांट के सेल की सेल वाल में भी बन सकते हैं, सेल वाल के अराउंड भी बन सकते हैं, उसके इर्द गिर्द भी बन सकते हैं, और उसके अंदर भी, इनर साइड पर भी बन सकते हैं। मगर वो सेल वाल को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि सेल वाल एक तो हार्ड होती है, और दूसरा वो डेड सेल की बनी होती है, मुर्दा सेल की बनी होती है। तो इस वजह से अगर आइस क्रिस्टल सेल वाल में या सेल वाल के इर्द गिर्द भी बन जाएँ तो मसला नहीं है, वो नुकसान नहीं पहुँचाते। हाँ, अगर आइस क्रिस्टल साइटोप्लाज्म के अंदर बनेंगे तो वो फिर बाहर की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें सुराख कर देंगे, नुकसान पहुँचाएंगे। ठीक है ना। तो साइटोप्लाज्म को परफोरेट कर देंगे, उसमें सुराख डाल देंगे सारे। ठीक है ना। तो उससे प्लांट्स को नुकसान होगा। लेकिन अगर सेल वाल में आइस क्रिस्टल बने तो उससे नुकसान नहीं होता। इसलिए प्लांट्स के पास ये अडाप्टेशन नहीं होती कि वो सेल वाल के क्रिस्टल, के सेल वाल के जो अंदर क्रिस्टल बन रहे हैं उनको ख़त्म कर सके। हाँ, साइटोप्लाज्म के अंदर जो क्रिस्टल बनने हैं उनका तोड़ है उनके पास, कि वो साइटोप्लाज्म के अंदर सोल्यूट की मिकदार बढ़ा देंगे, जिससे साइटोप्लाज्म के अंदर क्रिस्टल नहीं बनेंगे। ठीक है जी। तो ये है जी, ये था हमारा आज का टॉपिक कि प्लांट के अंदर थर्मोरेगुलेशन किस तरह से होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम एनिमल के अंदर थर्मोरेगुलेशन का मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे।